नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका हाई स्कूल चौपुरा गंगो से पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र और हमारा प्रकरण है स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयामों में अंतर की व्याख्या करने में आप समर्थ होंगे। हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, ताकि आप उन दोनों में अंतर कर सकें। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। आपके इस अध्ययन की पाठ्य सामग्री में अगला बिंदु है हानि सिद्धांत, उसका हम अध्ययन आज करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। आज की चर्चा स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष से आरंभ होती है। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने आपको बताया था कि समाज में जीवन को व्यवस्थित रूप में जीने के लिए हमें कुछ सीमाएं तय करनी होती हैं। लेकिन यहाँ हम ये बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल नकारात्मक पक्ष को ही व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि इस सीमा से या इन प्रतिबंधों से हमें क्या लाभ होते हैं, यही स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष है। इससे हम समाज को कुछ निश्चित अवसर प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति, समाज, समुदाय और राष्ट्र अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकें। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीमाएं या प्रतिबंध व्यक्ति पर लगते हैं, उससे व्यक्ति स्वयं को न केवल सुरक्षित महसूस करता है, बल्कि एक उपयुक्त वातावरण भी उसके लिए निर्माण होता है। इस उपयुक्त वातावरण में ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य करते हुए अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकता है। यह क्षेत्र खेल भी हो सकता है, विज्ञान भी, कला भी, संगीत भी या अन्वेषण यानी नई खोज का क्षेत्र भी हो सकता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जब ये एहसास होता है, व्यक्ति को जब इस परत की मानसिक शांति होती है कि वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसके कार्य का कोई विरोध नहीं होगा, वह जो कार्य कर रहा है उसमें उसे समाज और राष्ट्र का सहयोग प्राप्त होगा, तो व्यक्ति अपने कार्य को और उन्नत तरीके से करने में सक्षम होता है। स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष इसी बात को व्यक्त करता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। यानी व्यक्ति पर प्रतिबंध तो होता है, लेकिन इतना कम होता है कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास नहीं रुकता और व्यक्ति समाज में नित्य नई उन्नति कर सकता है। यानी प्रतिबंध व्यक्ति को कहीं रोकते नहीं हैं, बल्कि उसके लिए उचित अवसरों का निर्माण करते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय शक्ति का प्रयोग कर पाता है। एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें व्यक्ति न केवल अपने लिए बेहतर विकल्प चुन पाता है, बल्कि अपने लिए एक बेहतर जीवन का भी निर्माण कर पाता है। जब हमने नकारात्मक स्वतंत्रता का अध्ययन किया था, तो हमने ये बताया था कि व्यक्ति पर प्रतिबंध होते हैं।
जो नहीं होनी चाहिए। फिर हमने यह अध्ययन किया कि बिना प्रतिबंध के व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक समाज में नहीं रह सकता है। तो प्रतिबंध होने चाहिए और प्रतिबंधों को इस स्तर तक कम होना चाहिए कि व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास हो सके। इन न्यूनतम प्रतिबंधों के आधार पर प्राप्त हुए एक अच्छे वातावरण को ही सकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। अब हमने जब ये स्वीकार कर लिया है कि कुछ तो प्रतिबंध होने ही चाहिए, अब हमें यह अध्ययन करना है कि ये प्रतिबंध कहाँ से हो सकते हैं या इन प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कैसे लग सकते हैं? इसका उत्तर है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। यानी प्रतिबंध जो समाज पर या किसी देश के नागरिकों पर लगाए जा सकते हैं, या तो वो बलपूर्वक लगाए जा सकते हैं यानी मनमानी तरीके से, आमतौर पर जैसा कुछ राष्ट्रों में होता है जहाँ पर व्यवस्थाएं तानाशाही प्रवृत्ति की होती हैं, या फिर कुछ लोकतांत्रिक देशों में जो व्यवस्थाएं प्रचलित होती हैं उसमें कानून बनाकर व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध सरकार की ओर से लागू हो सकते हैं। यदि सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य को अपने नागरिकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वो व्यवस्था के सुचारू संचालन की परिस्थितियों का निर्माण करे। इन परिस्थितियों का निर्माण तभी हो सकता है जबकि समाज में कुछ ऐसे कानूनों की व्यवस्था हो जिससे सभी लोग निर्भय होकर जीवन व्यतीत कर सकें और प्रगति कर सकें। लोकतांत्रिक देशों में सरकारें कानून बनाकर ऐसे प्रतिबंध अपने नागरिकों पर लगा सकती हैं। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है। ये सामाजिक व्यवहार का पक्ष है। मैंने आपको इससे पूर्व बताया था कि स्वतंत्रता भावात्मक पक्ष है, यानी स्वतंत्रता की अभिलाषा, स्वतंत्रता को महसूस करने की क्षमता मूल रूप से एक भावनात्मक पक्ष है। और इस कारण से व्यक्तियों में जो भेदभाव करने की प्रवृत्ति किन्हीं कारणों से उत्पन्न हो जाती है, तो हम अपने समाज में भी यानी भारतीय समाज में भी देखते हैं कि जाति व्यवस्था के आधार पर भी व्यक्ति आपस में भेदभाव करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ हम केवल उन प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं जो कानून के माध्यम से सरकार द्वारा आरोपित होते हैं। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। समाज में असहमति होने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। इसीलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। हमने बताया था कि व्यक्तियों के हित परस्पर भिन्न हो सकते हैं। जब व्यक्तियों के हित अलग अलग हैं, व्यक्तियों के जीवन के उद्देश्य अलग अलग हैं, व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं, तब विचारों में संघर्ष व्यवहार में संघर्ष के रूप में परिणत हो जाता है। प्रतिबंध या सरकार द्वारा कानूनी रूप से
कुछ सीमाएं तय कर देना इन संघर्षों को कम या कमतर करने का प्रयास होता है। इसीलिए जब हम समाज में रहते हैं तो हमें कुछ प्रतिबंधों को लगाने की आवश्यकता होती है ताकि जीवन में संघर्ष को समाप्त किया जा सके या न्यूनतम तो अवश्य ही किया जा सके। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान न करें और दूसरों पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। अगर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति पर कोई दबाव न हो और व्यक्ति मनमाना व्यवहार करने लगे तो ऐसे में संघर्ष निश्चित होता है। प्रतिबंध व्यक्ति को इस बात के लिए सतर्क करते हैं और साथ ही रोकते भी हैं कि यदि वह मनमाना व्यवहार करेंगे, यदि वह किसी के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे तो व्यक्ति को उसके लिए दंडित किया जा सकता है। यही काम प्रतिबंध व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक वातावरण निर्माण का करते हैं। इस वातावरण में व्यक्ति न तो अपने विचारों को किसी पर थोप सकता है और न ही वह किसी को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। हम समाज की बात कर रहे हैं और समाज का अर्थ होता है विभिन्न विचारों, विभिन्न मान्यताओं, विभिन्न स्वभाव, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्नताओं से जुड़े हुए व्यवस्था की। समाज में व्यक्ति तब मुक्त होकर रह सकता है जब हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं बनाएं ताकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ हो सके। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। अब हमने ये माना कि प्रतिबंध आवश्यक तो हैं, लेकिन हमें ये तय करना होता है कि वास्तव में कौन से प्रतिबंध समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं और कौन से नहीं हैं। क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र और कार्य हैं जिन्हें बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि जब हम प्रतिबंधों का निर्धारण करते हैं तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कि प्रतिबंध ऐसे हों जहां कुछ क्षेत्रों को तो हम छोड़ दें और कुछ क्षेत्रों पर जहां स्वतंत्रता प्रभावित होती है वहां हम कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करें। हमने यह तो स्वीकार कर लिया कि हमें कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करना चाहिए। अब वो प्रतिबंध किस प्रकार से कार्य करते हैं और स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में हम उसे कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हम अगले बिंदु हानि सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हानि सिद्धांत। इस सवाल का संतोषजनक जवाब पाने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की क्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देना होगा, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। स्वतंत्रता पर विचार व्यक्त करने वाले विचारकों में एक महत्वपूर्ण नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक, जिसका पूरा नाम है एसे ऑन लिबर्टीज, में स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हुए स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगते हैं उसे ही हानि सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में इस सिद्धांत को हानि सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यह सिद्धांत ये मानता है कि जहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगत रक्षा यानी आत्मरक्षा को संकट हो,
वहीं पर हमें प्रतिबंध को स्वीकार करना चाहिए। सभ्य समाज में किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। देखिए, शब्द को समझेंगे तो आप बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। शब्द आया है, सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी जब व्यक्ति के जीवन को संकट हो, उसके व्यक्तिगत स्तर पर संकट हो, तब हमें हानि सिद्धांत को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम रहेंगे सुरक्षित रूप में तो ही हम कार्य को कर पाएंगे। दूसरा, सभ्य समाज में किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। हमने बताया कि आत्मरक्षा के लिए, यानी हमारी स्वयं की रक्षा के लिए, या फिर हमसे किसी अन्य को अगर हानि पहुंच रही हो, उस स्थिति में प्रतिबंध को स्वीकार्यता होनी चाहिए। समाज में रहते हुए न तो हम स्वयं को हानि पहुंचा सकते हैं और न ही किसी दूसरे को हमारे कार्यों से हानि पहुंचनी चाहिए। यह इस सिद्धांत का सार है। यहाँ मिल ने एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है। मिल ने सहसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में अंतर बताया है। दो शब्द हैं, सहसंबद्ध यानी जो हमसे जुड़े हैं, पर मतलब होता है दूसरा, परसंबद्ध का अर्थ होता है दूसरे से संबंधित कार्य। शब्द को ठीक से पढ़ेंगे, सहसंबद्ध, संबद्ध होता है जुड़ा हुआ, सहसंबद्ध हमसे जुड़ा हुआ, व्यक्ति से, स्वयं से जुड़ा हुआ, और दूसरा शब्द है परसंबद्ध। संबद्ध मैंने बताया जुड़ा हुआ, पर मतलब दूसरा यानी दूसरे से जुड़ा हुआ। सहसंबद्ध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। जो व्यक्ति कार्य करता है उसका प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ता हो, ऐसे कार्यों को सहसंबद्ध कार्य कहते हैं। जबकि परसंबद्ध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। जब किसी व्यक्ति के कार्य करने से दूसरे व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसे कार्य को परसंबद्ध कार्य कहा जाता है। मिल का तर्क है कि सहसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यानी जो कार्य व्यक्ति कर रहा है और उसका प्रभाव व्यक्ति पर ही पड़ता है, ऐसे कार्यों में मिल के अनुसार कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे कार्य जो दूसरे पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, परसंबद्ध कार्य है। वही बात है दोबारा से कि जो कार्य दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं उस पर कुछ प्रतिबंध अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। बच्चों, आप इसे पहली कुछ कक्षाओं में पढ़ पाए होंगे। एक चैप्टर है इंग्लिश में, रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। वहाँ पर एक वाक्य, एक सेंटेंस प्रयोग होता है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज स्टार्ट। जहाँ मेरी नाक आरंभ होती है वहाँ आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है, मिल ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो कार्य केवल मुझ तक सीमित हैं
उन पर कोई प्रतिबंध स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, यदि उससे किसी को हानि हो सकती है तो हमें, क्योंकि सभी को हानि से बचाना है, इसलिए उन पर कुछ प्रतिबंध होना ही चाहिए। चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खराब स्थिति में लगाए जा सकते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य है स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीना, और इन दोनों लक्ष्यों के लिए यानी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति में जीवन जीने के लिए और गरिमापूर्ण सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और यदि प्रतिबंध है तो उस स्थिति में लगाया जाना चाहिए जब बेहद खराब परिस्थितियों का निर्माण हो जाए, जहां सामान्य रूप से जीवन चलाना संभव न हो, किसी को होने वाली हानि गंभीर हो, तब प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि कई बार जब विवाद होता है किसी बात को लेकर या झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, तो हमारे साथ जो बड़े लोग होते हैं वो इस झगड़े के निपटारे के लिए या विपरीत परिस्थिति को टालने के लिए कहते हैं कि छोटी सी बात है, इसके लिए झगड़ा नहीं करते, बच्चों की बात है इसके लिए झगड़ा नहीं करते, क्योंकि बच्चे तो अपना व्यवहार भूलकर फिर से एक साथ आ जाते हैं। तो मिल ये कहने का प्रयास करता है कि जो बहुत छोटे मुद्दे हैं, जिन्हें आसानी से बातचीत से सुलझाया जा सकता है, ऐसे विषय जिनके कोई बहुत गंभीर परिणाम नहीं होने हैं, ऐसे विषयों पर न तो प्रतिबंध होना चाहिए और न ही हमें उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किन्हीं कार्यों पर संबद्ध कार्यों की बात हो रही है, पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब वह निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाएं। यानी जब तक मामला बहुत गंभीर न हो, जब तक परिस्थितियां अत्यंत विकट न हो, तब तक हमें प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। यानी अगर हमारे किसी व्यवहार से बहुत अधिक कठिनाई किसी को नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में हमें प्रतिबंध आरोपित नहीं करने चाहिए, हमें प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की समस्याओं में थोड़ा बहुत सहयोग करते हुए एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें। हमें लोगों की विविध जीवन शैलियों, विविध दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगें। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की ज़रूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डालें या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाएं। बात यह है कि हमें क्या ध्यान रखना है। हमारे जीने का ढंग किसी अन्य व्यक्ति के जीने के ढंग से अलग हो सकता है। हमारे सोचने का दृष्टिकोण किसी अन्य व्यक्ति के सोचने के दृष्टिकोण से अलग हो सकता है। हमारा हित अन्य व्यक्ति के हित से अलग हो सकता है। हमारा काम करने का तरीका दूसरे के काम करने के तरीके से अलग हो सकता है। हम किसी को ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी तरह ही सोचे, हमारी तरह ही काम करे, हमारी तरह ही जीवन जिए, क्योंकि ऐसी एकरूपता सामान्यतः समाज में संभव नहीं हो सकती है। और हमें इस विविधता को स्वीकार करते हुए स्वयं के लिए मार्ग बनाना चाहिए और बेहतर जीवन का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमें ये सहनशीलता कहाँ तक बरतनी चाहिए, ये भी विचारणीय है। हमें इस सहनशीलता
का अनुपालन उस समय तक ही करना चाहिए जब तक कि वो हानिकारक न हो। घृणा का प्रचार या गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध कब लगाए जा सकते हैं? मेरा विचार है, लेकिन मेरा विचार ऐसा है जिससे समाज में नफरत फैलती हो, घृणा फैलती हो, द्वेष होता हो या किसी प्रकार का कोई समाज में गंभीर क्षति होती हो, उस स्थिति में हमें सहनशीलता नहीं बल्कि कानूनों के विषय में सोचना चाहिए, प्रतिबंधों के विषय में सोचना चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। फिर बात वहीं लौटकर आ जाती है कि यदि कहीं घृणा फैल रही है, द्वेष फैल रहा है, किसी कारण से समाज को क्षति हो रही है, वहाँ प्रतिबंध तो लगना चाहिए ताकि समाज का हित हो सके। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लगाया गया प्रतिबंध इतना कठोर तो नहीं हो गया है कि जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है उसका जीना ही मुश्किल हो जाए। कहीं वो इतना कठोर प्रतिबंध तो नहीं हो गया है कि वो पुनः किसी क्रोध को जन्म दे रहा हो। कहीं प्रतिबंध ऐसा तो नहीं लगा दिया गया है कि हमारे एक सामान्य जीवन की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाए। प्रतिबंध लगाने में हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार, न्यायोचित जो न्याय की दृष्टि से उचित हो, औचित्यपूर्ण जिसे हम सही व्यक्त कर सकें या सही रूप में स्पष्ट कर सकें। भारत की संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत के संविधान में लिखा गया है कि कानून न्यायपूर्ण हो, औचित्यपूर्ण हो और व्यवहारिक हो, तभी उसका अनुपालन संभव हो सकता है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि तब यह समाज के लिए स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, यदि हम उसे ऐसा कर दें कि वो अति की सीमा को पार कर जाए, तो कानून इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह अति की सीमा तक आ जाए। असंतुलन यानी प्रतिबंध या कानून ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाए या वो असंतुलित हो। कानून ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता समाप्त हो जाए। प्रतिबंध या कानून मर्यादित हो, व्यवस्थित हो, स्पष्ट हो और व्यक्ति को सुधार की प्रक्रिया की ओर जोड़े। यही कानून या प्रतिबंध की औचित्यपूर्ण होने का सार है। आज के व्याख्यान में इतना ही। पुनः एक बार भेंट होगी। नमस्कार।